Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum wa rahmatullah. It is Saturday today, and this is our lecture number 43, in which we have to check our test number 40, and then we will study page 73 of Louis Pasteur. And after that, I'll give you test number 41. Okay? Now let's start checking of test number 40. Number 1, सोक, SOAK, इसका माना होता है भिगोना, डिबोना, वेट करना, डैम्प करना. इमर्स, चार्ली और इमर्स. रिगोरसली, सख्ती के साथ. रिगरस इम्प्रिजनमेंट नहीं होती, बामशक्कत कैद, रिगरस इम्प्रिजनमेंट. तो बामशक्कत को रिगरस कहते हैं. तो यहाँ बीटा और सवियरली. रिजॉर्ट नंबर 3 पे, सहारा, पनाहगाह, तो इसका अल्फा और रिकोर्स. अवर्ट, रुख बदलना, परे करना, बचना, तो यहाँ बीटा और प्रिवेंट. डेस्परेट, डेस्परेट के बहुत सारे माने होते हैं और सबसे वेल नोन जो है वही मायूस वाला, लेकिन ये जो मायूसी में अटेम्प्ट की जाती है उसको भी डेस्परेट कहते हैं. डेस्परेट फाइट हो तो बड़ी ब्रेवरी से लड़ने को कहते हैं. तो यहाँ अल्फा और ड्रास्टिक. नंबर 6, एम्पुटेशन, जिस्म के किसी उज़्व को काट देना. तो बीटा और सेवर, SEVER, सेवर का माना कट ऑफ. स्पॉन्टेनियस, खुद ब खुद को कहते हैं. चार्ली और ऑटोमेटिक. फर्मेंटेशन, 8th पे आ जाएं. खमीर बनना, खमीर बनना दरअसल टुकड़े टुकड़े होते हैं पार्टिकल्स के. तो यहाँ अल्फा और एजिटेशन. 9th, इनॉर्मस, बहुत बड़ा, अल्फा और ह्यूज. 10th, इन्फ्लेमेशन, जख्मों का सूजना, चार्ली और स्वेलिंग. तो आइए अब हम टेक्स्ट पढ़ते हैं. पेज 73 पढ़ना है. स्टूडेंट्स, पास्चर जो कि एक अजीम हीरो है, फ्रांस से ताल्लुक़ रखने वाला, वो हम पढ़ रहे हैं. उसकी साइंटिफिक डिस्कवरीज और इन्वेंशंस का तज़किरा हो रहा है. सबसे अहम डिस्कवरी उसकी वही थी कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन इज़ नॉट अ फैक्ट, जिसकी बुनियाद पर मेडिसिन में इनकलाब आया और एंटीसेप्टिक और सेप्टिक मेथड्स ने जन्म लिया. इसी पर उसने फिर ब्रूइंग वाइन की, शराब कशीद करने का एक नया तरीका ढूंढा. और फिर आते हैं हम पेज नंबर 71 पे. आपने पढ़ा था कि सिल्कवर्म इंडस्ट्री तबाह हुए जा रही थी, उसका उसने इलाज ढूंढा. और उसके बाद सिल्कवर्म इंडस्ट्री के बाद उसने एंथ्रैक्स का इलाज ढूंढा, जो शीप और कैटल की बीमारी थी, और इससे बहुत बड़े माली फ़ायदे हुए थे फ्रांस को. तो अब आते हैं हम पेज 73 पे. ह्यूमन डिजीज़ की तरफ वो कैसे आया. डिजीज़ की तरफ कैसे आया वो तो आप पढ़ रहे हैं कि हुकूमत फ्रांस ने उसको मजबूर किया था कि वो अगरचे केमिस्ट्री का बंदा है लेकिन सिल्क वर्म पर रिसर्च करे और उन्हें अपनी फाइंडिंग्स दे. अब वो इंसानों की तरफ कैसे आया. पेज 73, फर्स्ट पैराग्राफ. एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ पास्चर्स वर्क. और इससे हम आते हैं अब पास्चर के काम के अगले मरहले की जानिब. दैट ऑन ह्यूमन डिजीज़, और वो है इंसानी बीमारियों की तरफ वो कैसे आया. ओवरकमिंग इज डिसलाइक ऑफ सीइंग सफरिंग. पहले पहले तो वो को दुख को देख ही नहीं ना सकता था. बहुत हमदर्द तबाह का वाक़या हुआ, और इसी वजह से तो वो इंसानों की खिदमत की तरफ आया, जानवरों को बचाने की तरफ आया. और हुकूमत फ्रांस की रिक्वेस्ट भी इसीलिए उसने मानी थी. आपने देखा होगा कि बाद लोग मुर्गी को ज़िबा होते या बड़ी ईद पे कुर्बानी का जानवर ज़िबा होते देख ही नहीं सकते, खून बहता हुआ नहीं देख सकते. तो पहले पहले इसका भी यही हाल था, लेकिन बाद में उसने इस पर काबू पा लिया. तो ओवरकम, कंट्रोल, कंकर.
तो सफरिंग को देखने की डिसलाइक पर काबू पाते हुए, यानी दुख को जो वो देख नहीं सकता था अब वो देख सकता था, अब उसने अपनी इस तबीयत को कंट्रोल किया। ही विजिटेड हॉस्पिटल्स, हस्पतालों में गया। कलेक्टिंग इन्फेक्शस मैटर फ्रॉम पेशेंट्स, और फिर वो मरीज़ों से इन्फेक्शस मैटर, वो मवाद इकट्ठा करता जिसमें जरासीम होते। उसने कोई फोड़ा है, कोई ज़ख़म है, ख़राब हुआ गला ख़राब है तो बलगम, मतलब इस तरह मटेरियल इकट्ठा करता। फिर क्योंकि उसका अकीदा वही था कि बीमारी किसी वजह से फैलती है और ये बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक चीज़ें हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जिससे फैलती है, तो इसलिए उसको यकीन होता था कि कोई भी बीमारी जो है इसमें ज़रूर जर्म्स होंगे। तो वो इन्फेक्शस मैटर इकट्ठा करता, एग्जामिनिंग इट माइक्रोस्कोपिकली, फिर खुर्दबीन के ज़रिए इस मवाद का मुआयना करता, स्टडी करता, एंड आइडेंटिफाइंग द जर्म्स एसोसिएटेड विद वेरियस डिजीज़, एसोसिएटेड, कनेक्टेड, रिलेटेड। आइडेंटिफाई पहचान करना, और उन जरासीम की पहचान करता जो मुख्तलिफ बीमारियों के साथ जुड़े हुए होते थे। यानी इन जरासीम की शक्ल मुख्तलिफ होती है तो उन शक्लों को पहचानता। ईजी एग्जाम्पली ग्रेशी, यानी फॉर एग्जाम्पल एट द टाइम, उस वक्त, द मैटरनिटी हॉस्पिटल्स वर डेवस्टेटेड बाई पुरपरल फीवर इन एवरी कंट्री। पूरी दुनिया के हर मुल्क में मैटरनिटी हॉस्पिटल जो थे, यानी जहाँ बच्चों की पैदाइश होती है, मैट्रन माँ को कहते हैं, मेटर माँ, पेटर फादर को, तो मैटरनिटी हॉस्पिटल, जच्चा बच्चा के अस्पताल, वर डेवस्टेटेड, तबाह हुए जा रहे थे, बाई पुरपरल फीवर, ये वो बुखार जो जचगी के दौरान होता है औरतों को, पहले 40 दिन में डिलीवरी के बाद या डिलीवरी के दौरान। तो उस वक्त दुनिया भर के तमाम मालिक में जच्चा बच्चा अस्पताल जो थे वो पुरपरल फीवर से तबाह हुए जा रहे थे। एंड एन अपॉलिंग नंबर ऑफ विमेन डाइड फ्राम द डिजीज़। अब स्टूडेंट्स, आपको पता है कि डाई के बाद आफ आता है, लेकिन इसने फ्राम यूज़ किया है तो अहले ज़बान है, हम गलती नहीं निकाल सकते। अपॉलिंग, खौफनाक, डेंजरस, बहुत बड़ी, और बहुत बड़ी तादाद में औरतें इस बीमारी से मौत की आगोश में जा रही थीं, मर रही थीं। पास्चर डिस्कवर्ड इट्स जर्म, पास्चर ने इस बीमारी का जरसूमा ढूंढा। देखिए, केमिस्ट्री का बंदा है और आ गया है बायोलॉजी की तरफ। एंड एन इंटरेस्टिंग लिटिल एपिसोड इज रिकॉर्डेड बाई एम रूस इन कनेक्शन विद दिस डिस्कवरी। इस दरियाफ्त के सिलसिले में मिस्टर रूस एक बड़ा दिलचस्प वाक़या रिकॉर्ड करते हैं, वो बयान करते हैं। हुआ क्या? वन डे एट अ डिस्कशन ऑन पुरपरल फीवर which was taking place at the Academy of Medicine. Academy of Medicine में एक बहस हो रही थी, बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हुए थे और मौजू ज़ेरे बहस यही था, पुरपरल फीवर। तो उस डिस्कशन में while one of the most distinguished authorities, जब एक बहुत मुमताज़ सनद माने जाने वाला डॉक्टर, एक प्रोफेसर, अथॉरिटी, जिसको अथॉरिटी सनद माना जाता हो, तो डिस्टिंग्विश्ड, नुमाया, प्रोमिनेंट, एलोक्वेंटली, बड़ी फसाहत व बलागत से, धुआंधार तरीके से डिस्केंटिंग तकरीर किए जा रहा था ऑन द काजेज़ ऑफ एपिडेमिक्स ऑफ द डिजीज़ एट मैटरनिटी हॉस्पिटल्स। तो इन जच्चा बच्चा अस्पतालों में इस बीमारी की एपिडेमिक्स के असबाब पर वो बड़े जोशो खरोश से धुआंधार तकरीर किए जा रहा था। तो हुआ क्या? ही वॉज सडनली इंटरप्टेड बाई पास्चर एज फॉलोज। तो अचानक पास्चर ने उसकी मंदरजा झैल तरीके से बात काटी। इंटरप्ट, मुदाखलत करना। प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब, चूँकि उनका कोई सानी नहीं है, बड़े धुआंधार तरीके से तकरीर कर रहे हैं,
पुरपरल फीवर के असबाब पर बहस किए जा रहे हैं, तो पास्टर ने उसकी बात काटते हुए ये कहा, इट इज़ नथिंग ऑफ ऑल दैट विच काजेज द एपिडेमिक। आप जो फरमा रहे हैं इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो इस वबा का सबब बनती हो। इट इज़ द डॉक्टर एंड हिज बिलोंगिंग्स विच कैरी द जर्म्स फ्रॉम डिजीज्ड टू द हेल्दी वुमेन। ये खुद डॉक्टर साहब होते हैं और उनकी बिलोंगिंग्स, उनकी जो चीज़ें हैं, उनका लिबास, हाथ, जूते, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, विच कैरी द जर्म्स फ्रॉम डिजीज्ड टू द हेल्दी वुमेन, जो बीमार मरीज से, औरत से तंदुरुस्त औरत तक जरासीम लेके जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि पास्चर से पहले चूंकि जर्म्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, फ्लेमिंग में बड़ी डिटेल में आप पढ़ के आए हैं, तो इसलिए उनके ये वहमो गुमान में भी नहीं था कि जर्म से ये बीमारी फैलती होगी और एक औरत से दूसरी औरत तक डॉक्टर ले जा रहा होगा। तो पास्टर ने डॉक्टर साहब की बात काटी, क्योंकि इसका मेडिसिन फील्ड नहीं था, लेकिन इसने डट के कहा कि जनाब अली जो आप फरमा रहे हैं सब गलत है। खुद डॉक्टर साहब और उनकी मिल्कियती अशिया की बदौलत ये बीमारी बीमार औरत से तंदुरुस्त औरत की तरफ मुंतकिल होती है। एंड व्हेन द स्पीकर रिप्लाइड विद द सुपीरियरिटी विच वी कैन ऑल इमेजिन, सुपीरियरिटी बर्तरी, वही फूत शूत। अच्छा, पास्टर ने ये तो कह दिया, लेकिन डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब, वो डिस्टिंग्विश्ड अथॉरिटी जो थे, वो अपनी हार मानने को कहाँ तैयार थे। सुबह की हो रही है, तो उन्होंने उसी रोब दाब के अंदाज में जब ये जवाब दिया, एंड व्हेन द स्पीकर रिप्लाइड, और जब तकरीर करने वाले साहब ने जवाब दिया, विद द सुपीरियरिटी विच वी कैन ऑल इमेजिन, उसी बर्तरी के अंदाज में जिसका हम सब तसव्वुर कर सकते हैं, दैट ही वॉज अफ्रेड दे वुड नेवर डिस्कवर दैट माइक्रोब, कि मुझे खदशा है। इनडायरेक्ट में किया हुआ ना कि ही वॉज अफ्रेड, उसने तो कहा होगा आई एम अफ्रेड, कि मुझे डर है कि अगर ये जरसूमे से भी बीमारी फैलती है तो हम कभी उस माइक्रोब को, उस जरसूमे को ढूंढ नहीं पाएंगे। जब ये लफ्ज़ कहे तो पास्टर रश टू द ब्लैक बोर्ड, पास्टर भाग कर ब्लैक बोर्ड पर गया, एंड ड्रू द जर्म, और उस जरसूमे की ड्राइंग कर दी, उसकी तस्वीर बना दी, सेइंग, ये कहते हुए, स्टॉप, ठहरिए, हियर इज इट्स पिक्चर। जनाब अली, ये है उस जरसूमे की तस्वीर। तो ये है पास्टर का कमाल और कंट्रीब्यूशन। नोवाडेज, आजकल, थैंक्स टू पास्टर एंड लिस्टर, शुक्रगुजार हैं हम पास्टर के और लिस्टर के, एपिडेमिक्स ऑफ दिस डिजीज़ इन मैटरनिटी हॉस्पिटल्स, जच्चगी के अस्पतालों में इस बीमारी की वबाएँ आर अननोन, ये अब ख़त्म हो चुकी हैं, इनका निशान भी नहीं है। वी नाउ कम टू हाउ ही डिस्कवर्ड द मेथड ऑफ मेकिंग वैक्सीन। ये इंसानियत पर उसका सबसे बड़ा एहसान, ये भी पास्टर का कमाल है, सारा अकीदत से झुक जाता है। अब हम आते हैं कि किस तरह वो वैक्सीन बनाने के तरीके की तरफ आया, किस तरह से उसने वैक्सीन बनाने का तरीका ढूंढा, दरियाफ्त किया। इड एस्ट, आई इड एस्ट, दैट इज़ यानी वीकेंड जर्म्स, कमज़ोर शुदा जरासीम, विच कैन बी इनाकुलेटेड इन measured quantities into human beings। इनाकुलेट, टीके लगाना, इंजेक्ट करना, कमज़ोर जरासीम के टीके लगाना, measured quantities, मापी हुई मिकदारों में। तो इन कमज़ोर शुदा जरासीम के टीके इंसानी जिस्म में दाखिल किए जा सकते हैं। इनके जरासीम टीकों के ज़रिए दाखिल किए जाते हैं, एज अ क्योर, इलाज के तौर पर भी, आर प्रिवेंटिव, या रोकथाम के तौर पर भी, ऑफ द डिजीज़, इस बीमारी से। इस बीमारी के इलाज और बीमारी से बचाव के लिए, परहेज़ के लिए कमज़ोर जरासीम मखसूस मिकदार में इंसानी जिस्म में टीके के ज़रिए दाखिल किए जाते हैं। तो वो बीमारी कास्ड बाय द ऑर्डिनरी अनवीकेंड जर्म, जो आम तंदुरुस्त
गैर कमज़ोर शुदा जरासीम से बीमारी फैलती है। अगर उसी बीमारी के कमज़ोर शुदा जरासीम को मखसूस मकदार में इंसान के खून में दाखिल किया जाए तो उससे होता क्या है। अब तो आप सबको स्टूडेंट्स पता है कि उससे फिर वो हमारे ल्यूकोसाइट्स फाइट करते हैं और उनको तजर्बा हो जाता है, इम्यूनिटी डेवलप होती है और फिर असल बीमारी जो अनवीकेंड जर्म फैला रहे होते हैं वो बीमारी नहीं होती। अगर अटैक हो भी जाए तो इंसानी बॉडी फिर उसको रेजिस्ट करती है क्योंकि इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी होती है। लेकिन ये पहले कैसे हुआ होगा ज़रा सोचें ना, आज से तकरीबन 150-200 साल कबल। तो अब हम आते हैं कि ये तरीका उसने कैसे ढूंढा। तो एक तो उसके कन्विक्शन की, फेथ की बात होती है। ही हैड गॉन अवे, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ, पेज 73। वाक़या आ रहा है, बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। ही हैड गॉन अवे फ्राम हिज लेबॉर्ट्री फॉर अ हॉलीडे इन 1879। 1879 का जिक्र है कि अपनी लेबॉर्ट्री से एक रोज़ छुट्टी पे गया हुआ था, वाइल्स्ट वर्किंग ऑन फाउल कॉलरा, जब वो फाउल कॉलरा पर काम कर रहा था, परिंदों के हैज़ा पर। ये साइंसदान परिंदों के हैज़े पर भी काम करते हैं। एंड ऑन हिज रिटर्न, वापसी पर, फाउंड, उसने देखा, ऑल हिज कल्टिवेशंस ऑफ द जर्म्स, कि उस जरसूमे की तमाम तर उसकी फसलें, तमाम जो काश्त शुदा वो जो जर्म्स थे जो प्लेटों पर उगाए हुए थे, उनको देखता क्या है, डेड, कि या तो मर चुके हैं, और डाइंग, या वो मर रहे हैं। अब ये हो गया, इसने क्या किया, ही प्रोसीडेड टू इनोकुलेट वेरियस बर्ड्स विद दोज डेड और डाइंग जर्म्स। बस उसके जहन में ख्याल आ गया तो प्रोसीडेड, आगे बढ़ा, टू इनोकुलेट, उसने टीके लगाए, वेरियस बर्ड्स, मुख्तलिफ परिंदों को, तंदुरुस्त परिंदों को, विद दोज डेड और डाइंग जर्म्स, उन मरे हुए या मरते हुए जरासीम के टीके लगाए। उसने क्या किया, परिंदे पकड़े और उनको ये जो मर रहे थे या मरे हुए जरासीम थे इनके टीके लगा डाले। एंड फाउंड, और देखा क्या, दैट द बर्ड्स शोड साइंस ऑफ इलनेस, कि वो परिंदे, दीगर परिंदे बीमारी की इलामतें जाहिर तो करते हैं, कि उनके अंदर बीमारी की सिम्टम्स तो आती हैं, बट रिकवर्ड, लेकिन बाद में वो ठीक हो जाते हैं, सेहतयाब हो जाते हैं। द आइडिया देन अकर्ड टू हिम, अकर जहन में आना, यहाँ फिर ये ख्याल उसके जहन में आया, इफ ऑफ इनोकुलेटिंग दैम, कि उन्हीं परिंदों को फिर टीके लगाए, ऑफ अ फ्रेश लॉट ऑफ विरुलेंट जर्म्स, विरुलेंट पॉइजनस, जहरीले, ऑफ चिकन कॉलरा। तो मुर्गियों के हैज़ा के पूरे भरपूर जहरीले जरासीम के टीके लगाए, यानी उन्हीं परिंदों को जिनको पहले कमज़ोर जरासीम के टीके लगाए थे उनको अब जहरीले जरासीम के टीके लगाए। एंड ही वॉज अमेज्ड एट द रिजल्ट, और वो इस नतीजे पर हैरान हुआ, विज यानी विडेलिसेट, दैट द बर्ड स्टिल रेजिस्टेड द डिजीज़, कि वो परिंदे अब भी बीमारी का मुकाबला कर रहे थे, मज़ाहमत कर रहे थे। दो अदर्स, अगरचे दूसरे परिंदे, विच हैड नॉट बिन प्रीवियसली डोज्ड विद द एग्जॉस्टेड जर्म्स, जिनको पहले, प्रीवियसली पहले, डोज्ड खुराक दी गई हो, एग्जॉस्टेड वही वीकेंड, थके हुए, कमज़ोर। अच्छा यूं बच्चों समझ लीजिए ना, परिंदों के दो ग्रुप लिए। एक ग्रुप को उसने पहले वो जो फाउल कॉलरा के कमज़ोर यानी मरे हुए या मरते हुए जरासीम के टीके लगाए, और देखा क्या कि वो बीमारी की इलामतें शो करते हैं लेकिन फिर ठीक हो जाते हैं। फिर उनको जहरीले जरासीम के टीके लगाए लेकिन फिर भी वो बच गए। जबकि एक और ग्रोह था परिंदों का, उनको पहले कमज़ोर जरासीम के टीके नहीं लगे थे, इसने डायरेक्टली भरपूर विरुलेंट जरासीम के टीके लगाए, तो उनको क्या हुआ, वो मर गए। ये है इस टुकड़े का माना। दो अदर्स, अगरचे दूसरे ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले परिंदे, विच हैड नॉट बिन प्रीवियसली डोज्ड,
जिनको पहले खुराक नहीं दी गई थी, विद द एग्जॉस्टेड जर्म्स, कमज़ोर जरासीम की, डाइड, वो मर गए। डाइड ये मेन इसका वर्ब है। सो ही अराइव्ड एट द मेथड ऑफ अटेनुएटिंग जर्म्स, यहीं से वो जरासीम को कमज़ोर करने के तरीके पर पहुंचा। अटेनुएट, वीक करना, एग्जॉस्ट करना। तो यहीं से उसके जहन में आइडिया आया कि जरासीम को कमज़ोर किया जाए। दैट इज़ ऑफ कल्टिवेटिंग देम, यानी उनको इस तरह से काश्त किया जाए, सो दैट दे वर वीकेंड, इस तरह कि वो कमज़ोर हो जाएं। एंड आल्सो एट द फैक्ट, और इस नतीजे पर भी पहुंचा, दैट सच जर्म्स इनाकुलेटेड इनटू अ हेल्दी एनिमल, कि अगर इन जरासीम को एक तंदुरुस्त जानवर के जिस्म में दाखिल किया जाए, प्रोड्यूस्ड अ माइल्ड टाइप ऑफ इलनेस, तो ये हल्की किस्म की बीमारी तो ज़रूर पैदा करते हैं। माइल्ड, लाइट, हल्की, लेकिन वही विच प्रोटेक्टेड द एनिमल, जिससे जानवर महफूज हो जाता था, फ्रॉम अटैक, हमले से, बाय द विरुलेंट फॉर्म ऑफ द डिजीज़, बीमारी की जहरीली शक्ल से। तो इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर इन कमज़ोर, एक तो जरासीम को कमज़ोर कैसे करना है, और दूसरा कमज़ोर कर इस हकीकत पर भी पहुंचा कि अगर इन कमज़ोर जरासीम का इंजेक्शन उस तंदुरुस्त जानवर के जिस्म में लगाया जाए तो उससे हल्की फुल्की अलामतें ज़रूर ज़ाहिर होती हैं, लेकिन बाद में वो जानवर बीमारी से महफूज हो जाता है। द फर्स्ट ह्यूमन डिजीज़ टू विच पास्चर अप्लाइड इनाकुलेशन वाज हाइड्रोफोबिया और रेबीज़। ये स्टूडेंट्स अगला स्टेप है। अब इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो रही है, और पहले परिंदे, जानवर, एंथ्रेक्स, दीगर चीज़ें तो हो गई, लेकिन इंसानों की तरफ ये पहली बार आ रहा है। द फर्स्ट ह्यूमन डिजीज़ टू विच पास्चर अप्लाइड इनाकुलेशन, वो पहली इंसानी बीमारी जिस पर पास्चर ने ये इनाकुलेशन आजमाई, इस्तेमाल किया, यानी ये कमज़ोर जरासीम के टीके लगाए, वाज हाइड्रोफोबिया और रेबीज़। मेडिकल के स्टूडेंट्स तो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। हाइड्रो पानी, फोबिया खौफ, और रेबीज़ भी एक बीमारी के दो नाम हैं, पानी से डरना या रेबीज़। आगे इसकी तफसील आ रही है, और जब तक पास्चर नहीं आया था तो बड़ी खौफनाक मौत होती थी इस बीमारी से। इंसान पागल हो जाता था, उसके लुआब से, उसके काटने से इंसानों को काटने लगता था, उसको बांध दिया जाता था, कोई उसके करीब नहीं आता था। तफसील आगे थोड़ी सी आ रही है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। द हॉरिबल इलनेस, वो खौफनाक बीमारी, प्रोड्यूस्ड बाय द बाइट ऑफ अ मैड डॉग, जो एक पागल कुत्ते के काटने से, बाउले कुत्ते के काटने से होती थी। टू गिव वन सम आइडिया ऑफ इट्स हॉरर्स, वन इंसान, हॉरर्स खौफ, अगर किसी शख्स को इस बीमारी की तबाहकारियों का, खौफ का तासुर देना हो, तो वन नीड ओनली रीड सच डिस्क्रिप्शंस एज द फॉलोइंग, तो बस इंसान मंदरजा झैल तफसील ज़रा पढ़ ले। डिस्क्रिप्शन, बयान, तफसील। ऑफ अ चाइल्ड ऑफ 5, सिर्फ 5 साल के एक बच्चे की तफसील पढ़ ले। एडमिटेड टू अ फ्रेंच हॉस्पिटल, जिसको फ्रांस के एक हस्पताल में दाखिल किया गया था। अब ये बच्चे की हालत है जिसको बौले कुत्ते ने काटा था। द अनफॉर्चुनेट लिटिल पेशेंट, बदकिस्मत नन्ना मरीज, प्रेजेंटेड, पेश कर रहा था, उसमें पाई जाती थी, ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोफोबिया, इस बीमारी की तमाम खसूसियात। स्पाज्म, झटके। रेस्टलेसनेस, बेचैनी, बेताबी, बेकरारी। शडर्स, कपकपियाँ, शिवरिंग। एट द लीस्ट ब्रेथ ऑफ एयर, लीस्ट छोटे से छोटा, ब्रेथ झोंका, हवा के हल्के से झोंके से भी वो कांप जाता। एन आर्डेंट थर्स्ट, शदीद किस्म की प्यास, बहुत प्यास लगती थी। स्वीयर, अकम्पनीड विद एन एब्सोल्यूट
इम्पॉसिबिलिटी ऑफ स्वेलोइंग अकम्पनीड विद साथ साथ होना, एब्सोल्यूट कतई, इम्पॉसिबिलिटी नामुमकिन होना, ऑफ स्वेलोइंग निगलना। अब आपको समझ आ रही है? लफ्ज़ ज़रा मोटे आगे स्टूडेंट्स। प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है लेकिन बेचारा कोई एक कतरा पानी भी निगल नहीं सकता आगे। क्यों भला? वो आगे तफसील दी गई है कि इस बीमारी में आपका गला जहाँ से कोई चीज़ अंदर जानी होती है वही लुआब से, बलगम से, ऐसी किसी चीज़ से भर जाता है, तो कोई चीज़ अंदर निगली ही नहीं जा सकती। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हाइड्रोफोबिया की, जो पिछली 2 लाइनों से शुरू हुई हैं। स्पाल्म्स, रेस्टलेसनेस, shudders at the least breath of air, an ardent thirst accompanied with an absolute impossibility of swallowing, convulsive movement, हलचल वाली, झटकों वाली हरकतें, फिट्स, दौरे, और फ्यूरियस रेज, शदीद गुस्से के, फ्यूरियस भी गुस्से वाला और रेज भी गुस्सा, शदीद गुस्से के दौरे पड़ रहे थे 5 साल बच्चे को। द चाइल्ड डाइड आफ्टर 24 hours ऑफ हॉरिबल सफरिंग। बच्चा बेचारा 24 घंटे खौफनाक दुख उठाने के बाद फौत हो गया। सफोकेटेड, क्यों भला फौत हुआ? उसका दम घुट गया, स्टाइफल्ड बाय द म्यूकस, उस लुआब से, उस बलगम नुमा मटीरियल से, विच फिल्ड द माउथ, जिसने उसके मुंह को भर रखा था। स्टूडेंट्स ये पढ़ लें ताकि कल हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुके। हाइड्रोफोबिया को कम से कम पढ़ लें, मज़ेदार है, इतना मुश्किल तो है नहीं। नेक्स्ट पेज पे, पेज 74 पे हम आ चुके हैं। अब हाइड्रोफोबिया की इनिशियल जो कोई खूबियाँ हैं आज से 150-200 साल पहले वो बयान की जा रही हैं। आज भी वो होंगी, लेकिन अब तो ये बीमारी कंट्रोल में आ चुकी है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, दर हकीकत, इट्स जर्म हैज़ नेवर बीन फाउंड, इस बीमारी का जरसूमा कभी नहीं ढूंढा गया है। बट इट वॉज नोन, मेरा ख्याल है यहाँ इट्स जर्म हैड नेवर बीन फाउंड होता, हैज़ की बजाय तो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि पूरी की पूरी स्टोरी पास्ट में जा रही है। बट इट वॉज नोन, लेकिन ये कम से कम इल्म था, दैट द पार्ट ऑफ द बॉडी अफेक्टेड इन हाइड्रोफोबिया वाज द नर्वस टिश्यू। इतना डॉक्टरों को पहले से भी पता था कि इस बीमारी में जिस्म का जो हिस्सा अफेक्ट होता है, मुतासर होता है, वो है नर्वस टिश्यू, आसाबी रेशा। दोबारा पढ़ लें। इट वॉज नोन दैट द पार्ट ऑफ द बॉडी अफेक्टेड इन हाइड्रोफोबिया, ये पता था कि हाइड्रोफोबिया में जिस्म का मुतासर होने वाला हिस्सा वाज द नर्वस टिश्यू, वो था आसाबी रेशा। एंड पास्टर ट्राइड टेकिंग सम ऑफ द नर्वस टिश्यू ऑफ एन एनिमल, और पास्टर ने क्या किया, एक ऐसे जानवर का नर्वस टिश्यू लिया, आसाबी रेशा लिया। फिर एक बार मेडिकल स्टूडेंट्स को रेफ़र करूँगा, वो जानते हैं कि हमारे नर्व्स का मंबा और माखज़ क्या है, 2 हैं। एक तो ब्रेन जो मेन सोर्स है, और दूसरा स्पाइनल कार्ड जिससे इनवॉलंटरी एक्शन पूरे के पूरे जन्म लेते हैं। तो पास्टर ने क्या किया, एक ऐसे जानवर का नर्वस टिश्यू लिया विच हैड डाइड ऑफ द डिजीज़, जो इसी बीमारी से मरा था, एंड एटेनुएटिंग इट, फिर उसने इसको कमज़ोर किया। अब कमज़ोर कैसे किया वो तफसील है इस 4th लाइन में। विच ही फाउंड कुड बी डन, उसने देखा कि ये काम हो सकता है, यानी उसके नर्वस टिश्यू को कमज़ोर किया जा सकता था। कैसे? बाय एक्सपोजिंग द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ रैबिट्स टू ड्राई एयर, कि यूं किया जाए कि रैबिट्स, ऐसे खरगोश जिनको रेबीज़ की बीमारी हुई हो, जिनको हाइड्रोफोबिया की बीमारी हुई हो, उन खरगोशों की स्पाइनल कार्ड को, रीढ़ की हड्डी को, वो जो डोरी सी होती है, उसको एक्सपोज किया जाए, यानी खुला छोड़ा जाए, टू ड्राई एयर, खुली हवा में। तो स्पाइनल कार्ड है सोर्स ऑफ नर्वस टिश्यू, ये समझ लीजिए नर्वस टिश्यू है।
इसको कमज़ोर कैसे करना है? पास्टर ने ऐसे खरगोश लिए या ऐसा कोई खरगोश लिया एक जो इसी बीमारी से मरा था, उसकी रीढ़ की हड्डी ली, उसको फिर खुली हवा में रखा 14 रोज तक, अनटिल, खुली हवा में छोड़ा, विच वीकेंड इट, जिससे वो कमज़ोर हो गया नर्वस टिश्यू, अनटिल आफ्टर 14 days इट वाज हार्मलेस, यहाँ तक कि 14 रोज़ बाद ये मुकम्मल तौर पर बेज़रर हो गया। फिर क्या किया? तफसील बड़े मज़ेदार है। द अटेनुएटेड स्पाइनल कॉर्ड, यही कमज़ोर शुदा रीढ़ की हड्डी यानी वो डोरी, इंट्रोड्यूस्ड इनटू डॉग्स, इनको जब कुत्तों में टीकों के ज़रिए दाखिल किया गया, यानी वो कमज़ोर शुदा जो रीढ़ की हड्डी थी उसको दाखिल किया गया, रेंडर्ड देम, रेंडर का माना यहाँ बना देना, मेड देम इम्यून टू हाइड्रोफोबिया, इम्यून महफूज, सेफ, प्रोटेक्टेड। तो पहली बार उसने देखा कि हाइड्रोफोबिया उनको फिर नहीं होता। तो ये उसकी वैक्सीन दरियाफ्त हो रही है हाइड्रोफोबिया की या रेबीज़ की। कैसे? उसने पहले रैबिट्स की रीढ़ की हड्डी ली, फिर 14 रोज़ तक उसको खुली हवा में रखा जिससे वो कमज़ोर हो गया, फिर कुत्तों को टीके लगाए जिससे बीमारी की अलामतें ज़ाहिर हुई होंगी, फिर भरपूर जो विरुलेंट जर्म्स होते होंगे उनके टीके लगाए और कुत्ते पर फिर भी कोई असर ना हुआ, इस तरह से वो इम्यून हो गए। तो ये तरीका उसने पहली बार डिस्कवर किया। बट द ट्रीटमेंट वॉज नॉट ट्राइड ऑन ह्यूमन बीइंग्स टिल 1885। अब ज़ाहिर कुत्तों का तो इलाज नहीं करना उसका मकसद था, इंसानों पर यह तरीका इलाज 1885 तक ना इस्तेमाल हो सका, आजमाया ना जा सका। व्हेन अ बॉय, जब एक बच्चा जोसेफ मीस्टर वॉज ब्रॉट टू पेरिस फॉर ट्रीटमेंट फ्रॉम अ लिटिल प्लेस इन एल्जैक, तो एल्जैक नामी जगह से एक छोटा सा बच्चा पेरिस में लाया गया इलाज के लिए, जोसेफ उसका नाम था। तो ये 1885 में, ही हैड बीन बिटन बाय अ मैड डॉग 2 days बिफोर, इस बच्चे को बौले कुत्ते ने, पागल कुत्ते ने 2 रोज पहले काटा था। बिटन दांतों से काटना। नाउ ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट एज अ रूल डेवलप हाइड्रोफोबिया फॉर अ मंथ और सो आफ्टर बीइंग बिटन। अब मुख्तलिफ जानवरों में इंक्यूबेशन पीरियड मुख्तलिफ होता होगा, इंसानों में जैसे आप कहते नहीं कोरोना 14 दिन तक वो इंक्यूबेशन पीरियड है उसका, तो इंसानों में जब कोई बौला कुत्ता इंसान को काट ले तो 1 महीना या उससे कुछ ज़्यादा लगता है असल अटैक होने को, यानी उस वक्त तक इंसान पर कोई अलामतें ज़ाहिर नहीं होती, वो ठीक ठाक रहता है, लेकिन महीना सवा महीना बाद जाकर असल अटैक होता है। ये इस लाइन का माना है। ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट एज अ रूल डेवलप हाइड्रोफोबिया फॉर अ मंथ और सो, एज अ रूल, यानी कायदा ये है कि इंसानों को हाइड्रोफोबिया की बीमारी नहीं होती आफ्टर बीइंग बिटन, महीना सवा महीना तक काटे जाने के बाद। एंड पास्चर बीइंग एज यूजुअल एक्सट्रीमली एंक्शस, और पास्चर हस्बे साबिक बहुत ज़्यादा वरीड था, बेताब था, बेकरार था, टू वार्ड ऑफ सफरिंग, वार्ड ऑफ परे रखना, यानी दुखों को दूर भगाना, अवॉइड सफरिंग। तो पास्चर बेताब था कि इस बच्चे को किस तरह से बचाया जाए। अंडर टुक द ट्रीटमेंट ऑफ द बॉय, उसने लड़के का इलाज शुरू किया, अपने ज़िम्मे लिया, बाय इनोकुलेशंस, टीकों के ज़रिए, विच वर कंटिन्यूड फॉर 10 days, और ये टीके 10 दिन तक जारी रखे गए। लेकिन बच्चा तो बिल्कुल ठीक ठाक है, चूंकि अभी 2 दिन पहले ही काटा गया है, उसको बौले कुत्ते ने काटा है, जबकि पास्चर परेशान है। देखिए, मीनवाइल द बॉय वाज हार्डली इल एट ऑल, इस दौरान लड़का बिल्कुल बीमार नहीं था, एट ऑल, हरगिज भी बीमार नहीं था। एंड प्लेड अबाउट द लेबॉर्ट्री वेरी हैप्पीली, और उसी की लेबॉर्ट्री में बड़ी खुशी से इधर उधर खेलता रहता था।
पास्चर वॉज डिवोवर्ड बाई फियर्स, डिवोवर खा जाना, निगले जाना, स्वेलो। पास्चर वॉज डिवोवर्ड बाई फियर्स एंड एंग्जाइटी अबाउट द रिजल्ट्स, पास्चर को खौफ और तशवीश खाया जा रहा था कि पता नहीं क्या नताइज निकलते हैं। हाउएवर द बॉय वॉज एब्सोल्यूटली क्योर्ड, ताहम लड़का मुकम्मल तौर पर ठीक हो गया। कमाल है। एंड 2 months लेटर, और 2 माह बाद, अ शेफर्ड, एक चरवाहा, हु हैड बीन बिटन बाई अ मैड डॉग, जिसको बौले कुत्ते ने काटा था, वह सिमिलरली क्योर्ड, उसका भी ऐसे ही इलाज किया गया। ये 1885 की बात है। एंड 3 months लेटर, 3 माह बाद, 350 केसेज हैड बीन ट्रीटेड, 350 मरीजों का इसी तरह से इलाज हो चुका था, विद ओनली 1 डेथ, और उनमें से सिर्फ एक की मौत वाक़या हुई थी। ये है एहसान पास्चर का। क्योंकि आपने इस डेथ की निशानियां तो पीछे पढ़ रहे हैं ना। बाई 1899, 1899 तक, मोर देन 23,000 पीपल हैड अंडरगॉन द ट्रीटमेंट, 23,000 लोगों से ज़्यादा लोग इलाज करवा चुके थे। एंड द नंबर टुडे मस्ट बी लार्जर स्टिल, और आज ये तादाद और भी बड़ी होगी। द डेथ्स अमंगस्ट दीज वर लेस देन 0.5%, इनमें शरह मौत निसफ फीसद से भी कम थी, यानी 200 में से एक बंदा शायद मरता हो। एंड देर इज़ नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं, दैट मैनी ऑफ द रेस्ट वर सेव्ड, कि बाकी जो 199 थे वो कैसे बचे थे, फ्रॉम अ टेरिबल डेथ, खौफनाक मौत से वो बचे थे, बाई पास्चर्स वर्क, पास्चर के काम की बदौलत थी। बच्चों, लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन मज़ेदार था। आप पढ़ें और तैयार करें। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स, ये जो लफ्ज़ है शहर का नाम है, इसका तलफ़्फ़ुज़ अल्ज़ास है, ALSAC, अल्ज़ास। ठीक, ओके, अस्सलाम वालेकुम।